नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। कांग्रेस ने एक रहस्य से पर्दा उठा दिया है। राहुल गांधी इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव जीते थे। इसके बाद से ही कयास लगने लगे थे कि राहुल गांधी किस सीट को छोड़ेंगे और जिस सीट को छोड़ेंगे वहां से कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब उस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे और उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। आप कह सकते हैं कि इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस जिसे चाहे उसे लड़ाए। वो तय कर सकती है कि राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे, और जो सीट वो छोड़ेंगे उस पर वही लड़ेगा जिसे कांग्रेस लड़ाना चाहेगी। कांग्रेस ने तय कर दिया कि वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। इस बात का ऐलान करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया भी कि प्रियंका गांधी लड़की हैं और लड़ सकती हैं। प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है। ये कांग्रेस के वंशवाद का एक चरम प्रतीक है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार पर अगर वायनाड की जनता इस उपचुनाव में भरोसा करती है तो किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। वायनाड की वस्तुस्थिति देखकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस वहां से जरूर जीत जाएगी। इसके साथ संसद में नेहरू गांधी परिवार की भागीदारी बढ़ जाएगी। अगर वायनाड से प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तो लोकसभा में राहुल और प्रियंका यानी कि भाई बहन होंगे और राज्यसभा में सोनिया गांधी यानी कि माता जी होंगी। बस एक बेचारे रॉबर्ट वाड्रा ही छूट गए। पता नहीं उनकी कृपा कहां अटकी है। तो बात यह है कि पूरा नेहरू गांधी परिवार तो संसद में चला जाएगा, लेकिन लोकतंत्र सिमट जाएगा, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों को जब ज्यादा जगह मिलती है तो दूसरों के लिए रास्ते बंद होते हैं। लोकतंत्र सिर्फ जनप्रतिनिधि भेजने का ही नाम नहीं है, बल्कि उसमें समाज के हर तबके की समुचित भागीदारी भी होनी चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वंशवाद, खासकर विपक्ष के वंशवाद पर हमला कर रहे थे। आज 18वीं लोकसभा का रूप देखिए। अगर वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा जीत कर आती हैं तो लोकसभा में कांग्रेस से दोनों भाई बहन साथ बैठेंगे। जिनके दम पर ये यूपी जीत कर आए हैं उन अखिलेश यादव का तो पूरा कुनबा ही लोकसभा में मौजूद है। खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव। क्या विहंगम दृश्य होगा लोकसभा में जब मिल बैठेंगे यादव परिवार के 5 लोग, पति, पत्नी और 3 देवर। ये उन मुलायम सिंह यादव के परिवार में हो रहा है जिनकी राजनीति नेहरू गांधी परिवार के वंशवाद के विरोध में उभरी थी। लेकिन एक के बाद एक करके जब अपनी अपनी राजनीति जमी तो वंशवाद का चस्का नेहरू गांधी परिवार से भी ज्यादा लग गया। ऐसे तमाम परिवार हैं, ऐसी तमाम पार्टियां हैं। इंडिया ब्लॉक में हर पार्टी का नेतृत्व परिजनों के सहारे है। यूपी में कांग्रेस और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी का हाल आप देख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी है। लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को चुनाव लड़वाया था, पाटलिपुत्र से मीसा भारती को और सारण से रोहिणी आचार्य को। मीसा भारती जीत गई, रोहिणी हार गई। अगर रोहिणी भी जीत गई होती तो लोकसभा में आरजेडी के शाही परिवार से 2 बहनें सदन की शोभा बढ़ाती। फिर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा की तर्ज पर वो भी कहती कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और हाँ, इसमें सुप्रिया सुले भी शामिल हो सकती हैं। एनसीपी शरद पवार में कमाल की बात यह है कि पिता शरद पवार राज्यसभा के सदस्य हैं और बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा की। बाप बेटी की जोड़ी संसद के दोनों सदनों में हाजिर है।
1962 में चीन के धोखे से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिल गए थे, बुरी तरह से हिल गए थे। उनका स्वास्थ्य दगा देने लगा था। तब सवाल उठने लगा कि नेहरू के बाद कौन, किसे मिलेगी देश की बागडोर। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीबी रहे लाल बहादुर शास्त्री से पूछा कि नेहरू जी तो सबसे ज्यादा आप ही को मानते हैं, तो आप ही अगले पीएम बनेंगे। शास्त्री ने जवाब दिया कि उनके मन में तो उनकी सुपुत्री होंगी। नैयर ने इस पर शास्त्री से कहा कि तब तो कोई बात ही नहीं है, नेहरू जी का हर फैसला आप सिर माथे पर लगा लेंगे और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवा देंगे। इस पर शास्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी एक राजनेता हूं, संत नहीं हूं। खैर, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्री जी को भी लगता था कि नेहरू का वश चलेगा तो उनके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही बनेगी। हालांकि कांग्रेस के अंदर वंशवाद का बीजारोपण उससे पहले ही हो गया था। 1955 में नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस साल कांग्रेस और उनके परिवार में दो चीजें एक साथ हुई। एक तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की सदस्य बन गई। दूसरा, इंदिरा के पति और नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने कांग्रेस के भीतर रहकर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ दिया। इससे परिवार में तनाव इतना बढ़ा कि इंदिरा गांधी फिरोज गांधी का घर छोड़कर अपने पिता के घर आकर रहने लगी। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी। आजादी को भी 12 साल हुए थे। लोकतंत्र भी घुटनों के बल चल रहा था कि वंशवाद की इससे बड़ी तस्वीर देश को क्या मिलती कि एक नेता प्रधानमंत्री है और उनकी बेटी पार्टी की अध्यक्ष, यानी कि पार्टी भी अपने परिवार में और सरकार भी अपने परिवार में, और देश को उसकी कीमत 16 साल बाद इमरजेंसी के रूप में चुकानी पड़ी थी। खैर, नेहरू गांधी परिवार में वंशवाद की आहट को खुद नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने भांप लिया था। जब इंदिरा गांधी ने 1959 में तय कर लिया था कि केरल में चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को वो गिरा कर रहेंगी और गिरा भी दिया, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। लेकिन विरोध की एक मजबूत आवाज कांग्रेस से भी निकली थी और वो आवाज थी फिरोज गांधी की। फिरोज उन पहले कुछ लोगों में से थे जिन्होंने केरल में ईएमएस नंबूदरी-पाट की सरकार को गिराने का कड़ा विरोध किया था। इस अलोकतांत्रिक घटना से वो इतने आहत हुए थे कि एक दिन नाश्ते की मेज पर उन्होंने इंदिरा गांधी को फांसीवादी कह दिया था और उस वक्त नेहरू भी वहां बैठे थे। वंशवाद का ये सिलसिला आजादी के पहले दशक में जो शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी कांग्रेस के सांसद थे और बेटी इंदिरा गांधी पार्टी अध्यक्ष। इतना ही काफी नहीं था जो नेहरू ने अपनी एक बहन विजया लक्ष्मी पंडित को 1962 में महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया था। बाद में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी सांसद बने, बल्कि 1980 में दोनों माँ बेटे एक साथ लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे थे। एक बेहद दुखद और दिल दहलाने वाले विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को लोकसभा का सदस्य बनवाया। जब 1984 में इंदिरा गांधी की बेहद निर्मम हत्या हो गई तो कांग्रेस ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। बाद में विपक्ष में आकर ही सही संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी सांसद बनी और केंद्र में मंत्री भी। दूसरी तरफ कालांतर में सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री हुई। वो पिछले 25 साल से लगातार सांसद हैं और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही। उनके बेटे राहुल गांधी भी 20 साल से सांसद हैं और बीच में थोड़े समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और अब वायनाड सीट पर अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उनकी बहन की भी संसद में एंट्री हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि वंशवाद से बीजेपी भी अछूती नहीं है। वहां भी तमाम नेता हैं जिनके परिवार वाले राजनीति में फलते फूलते गए, लेकिन संसद के भीतर आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक ही परिवार के दो चेहरे आपको दिख जाएं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गुजरात की वडोदरा सीट से। दोनों जगहों से चुनाव जीत जाने के बाद उन्होंने वडोदरा सीट खाली कर दी, लेकिन उस सीट से कोई मोदी परिवार का आदमी नहीं लड़ा, बल्कि बीजेपी ने अपनी एक कार्यकर्ता
रंजनबेन भट्ट को मैदान में उतारा। एक तर्क दिया जाता है कि जनता तो खारिज नहीं कर रही है, फिर वंशवाद का रोना क्यों? आपने जनता के सामने विकल्प ही नहीं दिया तो वो क्या करे? वायनाड सीट का ही उदाहरण ले लीजिए, वो कांग्रेस के लिए बेहद मुफीद सीट मानी जाती है। वहां से कांग्रेस किसी को भी लड़ा दे तो उसका जीत जाना पक्का है। ऐसे में क्या ये बेहतर नहीं होता कि कांग्रेस के किसी केरल के ही स्थानीय नेता या कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाता? इससे समाज में विविधता आती, लोकतंत्र के चमन में तब तरह तरह के फूल खिले नजर आते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब किसी पार्टी में एक ही परिवार का इशारा सब कुछ हो जाता है तो दूसरे नेता भी उसी रास्ते पर चल देते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रियंका जी ने यूपी में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई है। उसका तटस्थ मूल्यांकन किया जाए तो इस जीत में प्रियंका से ज्यादा भूमिका अखिलेश यादव की है, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन किया। रही बात जीत की, तो जहां समाजवादी पार्टी का जीत का स्ट्राइक रेट करीब 60% रहा, वहीं कांग्रेस का 35%। जिस अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस की शानदार जीत हुई है, वहां भी समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस को जितवाया। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि वो जीत का सेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा के सिर पर बांधे, क्योंकि खड़गे साहब खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं और उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। वहीं जिस गुलबर्गा सीट से जीतकर कभी मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में आते थे, अब उम्र के हवाले से और राज्यसभा की मेंबरी पक्की होने से वो सीट खाली हुई तो वहां अपने दामाद को लड़वाया, राधा कृष्ण डोडामणि को, जो जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। यानी ससुर जी राज्यसभा में होंगे और दामाद जी लोकसभा में। लोकतंत्र के अद्भुत और विलक्षण नजारों पर आप भी बलिहारी होंगे। बोली भारत के इस वीडियो में अभी इतना ही। जल्दी ही एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।